आज आज़ादी की हवा ले रहे हैं तो इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। बीजेपी वालों को क्या पता है कि आज़ादी क्या होती है। हमें तो इस सरकार ने हमें धक्का ही मारा है, इसीलिए तो दिलीप रावत हमें गाली दे रहा, हमें अनशन बोल रहा है। तब रिश्तेदार भी बता रहे हैं। अब रिश्तेदार बता रहे, काय का रिश्तेदार है हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी। दलीप को पूछो कि तेरे बाप ने क्या किया, बताओ सही। भारत सिंह रावत जी ने, भारत सिंह रावत जी पूजनीय आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, लेकिन ये दलीप कहाँ से निकला? ये ऐसे उल्टी बात क्यों बोल रहे हैं? भाई मैं उसकी आंख फोड़ लूँगी। अब मैं कहूँगी भाई मुझे माफ़ कर दे, ऐसा कहीं होता है क्या? जब मुझे ऐसे तीर चला दिए उसने, हमारे परिवार में से तीर जैसे शब्दों से बोल दिए, तो ये तो हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अब इसने अभियोग लगाया, गलत बात बोली, और इसको या तो इसको गद्दी से उतरना पड़ेगा या तो इसको 50 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमसे। वो तो कह रहे हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं। मैं तो पता नहीं, मैं तो अभी तक देखा नहीं उसको, मैं तो जानती नहीं कौन है हमारे, वो तो है ही नहीं हमारे रिश्तेदार। उत्तराखंड वाले बोलते हैं यूपी में जाओ, यूपी वाले बोलते हैं उत्तराखंड में जाओ। हम तो त्रिशंकु बन गए, हम जाए तो जाए कहाँ? हम तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये हिसाब हो गया हमारा। अगर कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो पुलिस वाले बोलते हैं जी यूपी में जाओ, यूपी वाले बोलते हैं उत्तराखंड में जाओ। और हम तो ना घर के ना घाट के, हमारे तो एक मकान के लिए भी कहीं जगह नहीं है। अगर कल हमको यहाँ से अगर वन विभाग ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? जब उन्होंने 23 अप्रैल को पेशावर कांड किया था उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो वहाँ भी वहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं। तो दलीप महंत ने कैसे कह दिया इनके लिए ऐसे आप शब्द क्यों बोल दिए उन्होंने? नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, जिस प्रकार इस समय उत्तराखंड में कोटद्वार विधानसभा में और लैंसडौन विधानसभा में एक बातों की बहुत चर्चा हो रही है। जो बातों की चर्चा हो रही है वो ये है कि लैंसडौन विधानसभा के विधायक श्री दलीप महंत जी ने एक बयान ऐसा दे दिया वीरचंद सिंह गढ़वाली जी पर, जो कि जनता को नागवार गुजरा और जनता उससे अच्छी खासी नाराज़ नज़र आई है और अपनी नाराज़गी व्यक्त की है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। वहीं पर जब बवाल ज़्यादा बढ़ा तो उसके बाद दलीप महंत जी का माफ़ीनामा भी आया, लेकिन माफ़ीनामे मांगने के साथ साथ में उन्होंने एक सवाल प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया। फिलहाल हम बात करते हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के परिवार की। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के परिवार के लिए तो दलीप महंत जी ने ये तक कह दिया कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। आज हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार की रिश्तेदारी ये निभाई जा रही है और किस प्रकार ये रिश्तेदार हैं यहाँ। अब हमारे साथ में मौजूद है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का परिवार। अभी आगे चलकर देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे उनसे कि क्या कुछ उनका मानना है, जानना है और क्या विचार रखते हैं, क्या मत रखते हैं इस विषय पर। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमती बिमला गढ़वाली जी। और आप वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की छोटी पुत्र वधू जी। दलीप महंत ने आजकल जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी बुद्धिमान नहीं थे, और बुद्धिमान नहीं थे तो साथ साथ में ये भी कहा कि पढ़े लिखे नहीं थे। इसका क्या अर्थ है और क्या मानती हैं आप कि इनको ये कहना चाहिए था या क्यों कह दिया, या किस परिप्रेक्ष्य में कह दिया? आपका क्या मानना है? मेरा तो ये मानना है कि जो ये लोग, जो बीजेपी के लोग हैं, ये लोग गलत अर्थ निकालते हैं और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। उनको ऐसे आप शब्द नहीं बोलने चाहिए थे उनके लिए। वो तो पूजनीय हैं यहाँ तक, यहाँ से हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक। जब उन्होंने 23 अप्रैल को पेशावर कांड किया था उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो वहाँ भी वहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं। तो दलीप महंत ने कैसे कह दिया इनके लिए ऐसे आप शब्द क्यों बोल दिए उन्होंने? ना तो हमारे वो रिश्तेदार हैं, ना हम उनको जानते हैं। हमारी ज़मीन का कितनी बार नोटिस आया, कभी दलीप महंत ने हमें पूछा नहीं कि तुम्हारे नोटिस क्यों आया। और हमको तो कई बार निकालने की कोशिश करी वन विभाग वालों ने, यूपी के वन विभाग वालों ने। वो तो मैं हर जगह में खड़ी हो गई, लेकिन मेरे जाने के बाद तो यहाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे ये वन विभाग वाले। तो हमको तो किसी विधायक ने नहीं, हमें किसी मिनिस्टर ने हमें पूछा ही नहीं है। लेकिन दलीप की तो मैंने शक्ल में नहीं देखी आज दिन तक जी। वो तो कह रहे हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं। मैं तो पता नहीं, मैं तो अभी तक देखा नहीं उसको, मैं तो जानती नहीं कौन है हमारे, वो तो है ही नहीं हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदार हमारा है शैलेंद्र बिष्ट, वो हमारे रिश्तेदार है। वो भी हमें नहीं पूछता, वो हमारे सुख में ना दुख में ना किसी में नहीं है वो। और आजकल मेरे लड़का बीमार पड़ा हुआ, एक बार पूछने के लिए नहीं आया शैलेंद्र बिष्ट मेरे पास। क्या नाम है उनका जो बीमार है? संजय गढ़वाली। संजय गढ़वाली। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? उनको कैंसर हो गया है, मुंह का कैंसर हो गया है जी।
और उनका इलाज चल रहा एम्स से। हाँ। लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं करी। शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली तो आपके खास रिश्तेदार हैं उन। मेरा खास भांजा वो। हाँ। मेरी मेरी जड़जू का लड़का है वो, पर एक बार पूछने नहीं आया। यहाँ पे तक आता हूँ मेरी जेठानी के घर में तक, लेकिन हमारे घर में तक नहीं आता हूँ। जहाँ शैलेंद्र बिष्ट दलीप रावत तो बहुत दूर की बात है, उसको तो मैंने देखा भी नहीं आज दिन तक। भारत सिंह रावत जी को मैंने देखा था 1-2 बार मीटिंग में, लेकिन शैलेंद्र को मैंने नहीं देखा, वो उसको दलीप को। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली कम पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान नहीं थे, बुद्धिमान लोग क्रांति नहीं कर सकते, क्या? ये है ना, उन्होंने उनके लिए नहीं बोला, उन्होंने सब स्वतंत्रता सेनानी के लिए बोला। उसमें मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे ताऊ जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रताप सिंह नेगी मिनिस्टर भी थे वो पहले। और उन्होंने बहुत गलत बात, उस टाइम पढ़ाई होती कहाँ थी, उस टाइम 5-10 तक ऐसे पढ़े रहते, तो वैसे बन गए वो सूबेदार मेजर। बिल्कुल ऐसे बन गए वो। जब वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहेंगे तो उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति करी, इतने बड़े उन्होंने यातनाएं सही, जेलों में रहे, उनके लिए काला पानी हुआ, काला पानी में कितने साल रहे, वहाँ से भी जिंदगी होके आ 14 साल गए, लगभग जेल में रहे वो। 14-15 साल काला पानी रहे वो। तो उन्होंने इतनी यातनाएं झेली, ऐसे झेल ली उन्होंने, जब वो हिम्मत वाले थे, दमंग आदमी थे वो, इसलिए उन्होंने देश आज़ाद कराया। आज ये आज़ादी की हवा ले रहे हैं तो इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। इन बीजेपी वालों को क्या पता है कि आज़ादी क्या होती है। जिन्होंने इतनी यातनाएं, मेरे ससुर जी तो मुझे अपने पास बिठाते थे, तब मुझे बोलते थे कि बेटा मेरे पैरों में तो अंग्रेज़ों ने इंजेक्शन भी लगाए जहर के, और क्या बोलते हैं काला पानी कितने साल का होता था, 14-15 साल का, तो वहाँ से भी जिंदगी होके आ गए। तो उन पे इतनी हिम्मत थी, इतने दमंग आदमी थे वो, जो उन्होंने इतनों का मुकाबला किया। दलीप को पूछो कि तेरे बाप ने क्या किया, बताओ सही। भारत सिंह रावत जी ने। भारत सिंह रावत जी पूजनीय आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, लेकिन ये दलीप कहाँ से निकला, ये ऐसे उल्टी बात क्यों बोल रहे हैं। जिनके जगह जगह मूर्ति लगी हुई है, जिनके जगह जगह मेले लगते हैं, जिनके जगह जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिनके जगह जगह ये आयुर्वेदिक अनुसंधान योजनाएं हैं, बना, दुनिया भर की योजनाएं चल रही हैं, लोग लोन ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं बना रहे। जब उन्होंने इतनी यातनाएं झेली, पूरी जवानी जेलों में रहे वो है, बच्चे उनके बुढ़ापे के बच्चे हैं। और तो हमारे लिए क्या किया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने देश आज़ाद के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, मेरी सास ने भी, है ना। अब बच्चे फिर घर में ऐसे अनपढ़ गंवार रहे, तो इन लोगों ने हमारी क्या मदद करी, कुछ भी मदद नहीं करी। और तब अपने आप को क्रांतिकारी बोलते हैं कि बोलते हैं क्रांतिकारी, ये काय के क्रांतिकारी हैं, बताओ हमें कहाँ पे तुम्हारा इतिहास है। हम तुम फोन में से आवाज़ निकाल दो, इनका पूरा इतिहास आ जाएगा। इनका बताओ, इनका कहाँ रही इतिहास, क्या किया इन्होंने। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं होती ना। मैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की लड़की भी हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की बहू भी हूँ, इसलिए मैं भी खुद क्रांतिकारी हूँ। लेकिन जो ये आप शब्द बोले इसने सही नहीं बोले हैं, और इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। इसने बहुत गलत बात बोली हमारे पूजनीय ससुर जी के लिए। उनके लिए क्या बोला, सारे स्वतंत्रता सेनानी के लिए बोला, जितने भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके परिवार हैं। अब स्वतंत्रता सेनानी है कहाँ, अब हैं कहाँ बच्चे, उनका परिवार है, तो सब पे इसने अभियोग लगाया, गलत बात बोली। और इसको या तो इसको गद्दी से उतरना पड़ेगा, या तो इसको 50 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमसे, इसने गलत शब्द क्यों बोले। माफ़ी तो खैर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कोटद्वार में, तो माफ़ी मांग ली, लेकिन क्या माफ़ी मांगने से जो बात बोली है वो मिट जाएगी क्या? भैया मैं उसकी आंख फोड़ लूँगी, अब मैं कहूँगी भैया मुझे माफ़ कर दे, ऐसा कहीं होता है क्या। जब उसने ऐसे तीर चला दिए, उसने हमारे परिवार में से तीर जैसे शब्दों से बोल दिए, तो ये तो हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, ये तो जनता भी माफ़ नहीं करेगी। आज जो इतनी दुनिया खुले हवा में जी रही है उनके कारण, स्वतंत्रता सेनानी के बदौलत। नहीं तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहते हैं, आज दिन तक हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। है ना, नेताओं के तो गुलाम ही बने हुए हैं आज भी। नेताओं के तो हम गुलाम है ही। अब आप लगा लो, जो हमारी ज़मीन है वन विभाग में, मेरे ससुर जी के पहले 100 बीघा ज़मीन अंग्रेज़ों ने नीलाम करी थी पहाड़ में, उसके बदले में हमें ये ज़मीन मिली थी। आज दिन तक ये ज़मीन हमारे नाम पे नहीं हुई। मैं तो योगी जी से भी कहती हूँ कि योगी जी भी हमारी थोड़ी सी मदद करें और इस ज़मीन को हमारे बच्चों के नाम पर करें। कल मैं रही न रही तो बच्चे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो हैं संजय भाई साहब हैं, इनको कैंसर है गले का या मुंह का, तो इनका जो इलाज हो रहा, तो क्या इसने भी मदद नहीं करी इनके, जो आपके इनके वो हैं शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली हैं जो? वो एक बार पूछने भी नहीं आए हमको यहाँ पे।
बगल में मेरी जेठानी उसकी बुआ लगती है, वहाँ पे आते हैं वो। हाँ। हर हफ्ते आते हैं दोनों भाई। हाँ। लेकिन हमको पूछने भी नहीं आए वो। और मेरा लड़का बहुत बीमार है, जैसे तैसे मैं कर्जा कुर्जा करके उसका इलाज कर रही हूँ। तो ये नाम में तो अपने गढ़वाली लगाता है, हाँ। मतलब अपने नाम के पीछे गढ़वाली तो लगाते हैं, लेकिन कुछ निभाते नहीं है। नहीं, बोलने का नहीं, मतलब ये है। कुछ नहीं निभाया। मैं कह रही कि ज़मीन को हमारे नाम पे नहीं करवाया आज दिन तक। इतना इतना बड़ा नेता होते हुए ये ज़मीन हमारे नाम पे करवा देते। मैं तो योगी जी के पास जा नहीं सकती, मैं तो खुद ही करा देती। लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं पड़ा, लड़का बीमार है ना मेरा, तो मैं जा नहीं सक रही हूँ। कितने साल हो गए उनको बीमार हुए? इसको हो गए 1 साल 5 महीना। 1 साल 5 महीने से आप इलाज ही करा रही हैं? इलाज ही करा रही हूँ अपना खर्चा, अपना कर्जा वर्जा लेके ऐसे करके हम इसका इलाज कर रहे हैं। ये भी ताज्जुब की बात है कि जिन वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर सरकारी योजनाएं चलती हैं, पर्यटन होता है, स्टे हाउस होटल बनाए जाते हैं, गाड़ियां ली जाती हैं, उस लोन से, उनके नाम के लोन से, परंतु उनके ही परिवार के, उनके बेटे के लिए, जिनको जो कि कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए 1 रुपए का योगदान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। कितना गंभीर विषय है और कितना निंदनीय ये सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जो योगदान है, उनके परिवार का जो योगदान है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस क्षेत्र के लिए, वहां पर इस तरह उनको दरकिनार कर दिया जाता है, एक किनारे कर दिया जाता है कि किताबों में नाम तो लिया जाता है उनका, परंतु असल में काम उनका कुछ किया नहीं जाता है। जैसे कि उनके पुत्रवधु ने बताया कि दलीप महंत ने क्या कहा और क्या वो अपना मत रखती हैं, और क्या शैलेंद्र बिष्ट गढ़वाली जी, जो कि इनके खास रिश्तेदार आते हैं, मतलब कि वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बेटी के पुत्र हैं, और अपने नाम के साथ में गढ़वाली लगाते हैं, तो कुछ मान उस नाम का भी, उस शब्द का भी रखिए जो आप अपने नाम के साथ में गढ़वाली लगाते हैं। कुछ इज्जत, कुछ रिस्पेक्ट, कुछ मान सम्मान उसका भी कर लीजिए, और देखिए कि क्या कैसा ये परिवार इस समय पर मुश्किलों से, परेशानियों से जूझ रहा है, किस प्रकार एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है उनका पुत्र, जिनको कि गले का कैंसर है या मुंह का कैंसर है। मैं अभी से आगे चलकर आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, परंतु सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या हर चीज के लिए अब इंसान ही उठकर जाएगा? क्या आपका कोई दायित्व, कोई कर्तव्य नहीं बनता कि आप उस परिवार की मदद करें, जाकर देखें उनका हालचाल क्या है, कैसे जी रहे हैं? मैंने धामी जी को भी एक पत्र भेजा था कि हमारी थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए, मेरा लड़का बीमार है। लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने उनको भी भेजा था, एक मतलब रजिस्टर करके भेजी थी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हमारी जो ध्रुवपुर की 2 बीघा जमीन, मकान जहाँ मेरी शादी हुई थी, वो भी मेरे ससुर जी ने किसी अवतार सिंह पवार को दान रूप में स्कूल, मतलब मूर्ति कलाकार स्कूल के लिए दान किया था। लेकिन वो अवतार सिंह पवार जी तो ख़त्म हो गए, तो उनका लड़का था पंकज पवार, उसने उसको बेच बाच के, और वहाँ बिजनेस चल रहा, वहाँ दुकानें बन रही हैं। और हम तो ना घर के ना घाट के, हमारे तो एक मकान के लिए भी कहीं जगह नहीं है। अगर कल हमको यहाँ से अगर वन विभाग ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। इसलिए मैं कहती हूँ धामी सरकार को हमारी उस ज़मीन का भी निर्णय लेना चाहिए कि इन्होंने उसमें मूर्ति कलाकार स्कूल क्यों नहीं खोली। हाँ, आज दिन तो वहाँ पर तो स्कूल है नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो मूर्ति है वो भी मकान के पीछे डाली हुई है, और उस मकान में मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और आज वहाँ पे हमें लोग खड़े नहीं होने देते, जो हमारी अपनी जगह है। तो उसको बेचने का कारण कैसे हुआ और किसने उसको बेचने दिया? क्या वहाँ पे इतने उनके नाती पोते थे, उन्होंने देखा नहीं कौन बेच रहा है इसको, कौन यहाँ अवैध कब्जा कर रहा है? तो हमारी तो कोई मदद नहीं करती सरकार, न हमारे बच्चे की बीमारी में किसी ने कोई मदद करी, न कोई दलीप रावत पूछने आया, न कोई शैलेंद्र बिष्ट पूछने आया। देखिए कि कितनी संगीन बातें यहाँ पर हो रही हैं, और असलियत यही है कि जब इंसान पर बीतती है वो अपना दर्द बताता है। यूं ही नहीं किसी पर उंगली उठा देता है, यूं ही नहीं किसी पर कटाक्ष कर देता है, जो कि दलीप महंत जी ने किया है। और दलीप महंत जी ने जो किया है वो वाकई में शर्मनाक है, और इसकी माफ़ी तो वो चाहे 100 बार मांगे तब भी कम ही है, और ख़ासकर उनके परिवार से तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। यूं नहीं कि सोशल मीडिया पर बोल दिया और लिख दिया। जब आपने भरे मंच से ये कहा है कि उन पर अपशब्द कहे हैं, उन पर टिप्पणी की है, तो उनके परिवार वालों के जो दिल आहत हुए हैं, मन आहत हुए हैं, उन पर कौन मरहम लगाएगा? फिर कैसे मरहम लगाएगा? गढ़वाली जी वो हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए ही नहीं, इस भारत देश के लिए भी अभूतपूर्व योगदान दिया है, परंतु
उनके परिवार को क्या मिला आपके परिवार को, जबकि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के नाम से तो बहुत सारी योजनाएं चलती, बहुत कुछ चलता है, आपके इलाज के कुछ उम्मीद है, करते हैं, क्या मिला उनको? हमें तो सरकार से कोई भी उम्मीद अभी तक हुई नहीं। जो हमने इनके लिए एप्लीकेशन भेजी है, रजिस्ट्री करके मैंने धामी जी के लिए भेजी है देहरादून में, मुझे कोई जवाब नहीं आया और न मुझे कोई मदद मिली है। हमारे तो ये भी वो नहीं है कि मैं इसकी इलाज के लिए कोई 1 बीघा ज़मीन बेच दूँ या 5 बीघा में ज़मीन बेच दूँ, हमें इसका इलाज कराऊँ। ज़मीन भी हमारे नाम पे नहीं है। तो हमें तो इस सरकार ने हमें धक्का ही मारा है, इसीलिए तो दिलीप रावत हमें गाली दे रहा, हमें अनशन बोल रहा है। मतलब रिश्तेदार भी बता रहे अब रिश्तेदार बता रहे, काय का रिश्तेदार है हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वो आज दिन तक मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी। सुना तो मैंने है कि दिलीप रावत मेहनत कोई सिद्ध बली का, लेकिन हमने उसकी शक्ल भी नहीं दिखा दे रहा। अगर रिश्तेदार होता तो हमारा दुख सुख तो पूछता। बिल्कुल। इतने नोटिस आए, इतने मैंने मीडिया वाले बुलाए, इतने अखबार में छपे, न्यूज़ में आए, तो उसने एक बार पूछा हमको कि क्या होता, आपको क्या परेशानी है। इतने सालों में अब रिश्तेदारी याद आ रही है? अब रिश्तेदारी आ रही है, जब वो अनशन को बोल रहा। उससे पहले कुछ याद नहीं? ना, उससे पहले कोई याद नहीं। रावत जी, भारत सिंह रावत जी थे, वो कभी मेरे पिताजी के यहाँ बार बार आते थे झंडी तोड़ में। मेरे भाई साहब भी पत्रकार थे, भूपेंद्र सिंह नेगी जी, सुधींद्र सिंह नेगी अभी ख़त्म नहीं हुआ जी, मेरे भाई जी, वो भी तो अचानक ख़त्म हुआ। तो उस टाइम पिताजी के बारे में सब आते थे, सब नेता लोग मेरे मायके में आते थे, मैं सबको जानती हूँ। इतनी जानने के बाद भी तब भी आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही है? बताओ। कोई मदद नहीं है। वैसे मैंने सिर्फ धामी जी से बोला था, लेकिन धामी जी ने कोई मदद नहीं करी। और अब हम किसके पास जाएं? अब योगी जी अगर हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा अगर सुनेंगे तो उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम रोड के नीचे यूपी में हैं। जी जी बिल्कुल। उत्तराखंड वाले बोलते हैं यूपी में जाओ, यूपी वाले बोलते हैं उत्तराखंड में जाओ। हम तो त्रिशंकु बन गए, हम जाए तो जाएँ कहाँ? हम तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये हिसाब हो गया हमारा। अगर कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो पुलिस वाले बोलते हैं जी यूपी में जाओ, यूपी वाले बोलते हैं उत्तराखंड में जाओ। तो हम एक मेरी बहू को मारा इसने यहाँ पे, एक ये औरत ने यहाँ पे, पड़ोसन ने, इसको किसी ने मदद नहीं करी आज दिन तक। और लड़का मेरे इतने बीमार है, मौत की इसमें जूझ रहा है, पर किसी ने हमारी मदद, मेरे भांजों को सब पता है, शैलेंद्र बिट्टू को सब पता है, लेकिन एक बार देखने यहाँ मैं कई बार देखती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? संगीता। और रिश्ते में क्या लगते हैं आप ये परिवार के? जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं आपकी अभी, और जो ये नेताओं के बयान आ रहे हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली जी पर, क्या मानना है आपका? मेरा ये कहना है कि नाम तो हमारा ससुर जी का इतना बड़ा है, पर हमारी मदद किसी ने नहीं करी। मंत्री हो कोई भी हो, अब इतने परेशानी आ रही है, हमारे जेठ जी इतनी तबीयत खराब हो रखी है, मेरी सास कहाँ भटक रही है, पर किसी ने कोई मदद नहीं करी। अब हमारा घर ही का मामला होता, कोई मार देता है तो उत्तराखंड वाले बोलते कि वहाँ भागो, यूपी वाले बोलते वहाँ भागो, कुछ नहीं करते। हम जाएं कहाँ जाएं? इतना मारा मुझे चौराहे में, किसी ने कुछ नहीं करा, मेरा मदद बुरा हाल हुए। आपके साथ मार पिटाई हुई? बहुत। यहाँ से इतनी घर की बहू थी मैं, ऐसे मुझे बीच चौराहे में, यहाँ से नजर बाद मेरी सास ने मदद करी तो 12 नंबर की पुलिस बुलाई, वो भी बोला कि तुम नहीं आते तो तुम्हारी नौकरी वो करेंगे, तब जाके थोड़ा बहुत वो करा। और इतने बड़े बड़े नेता हैं, ये तो कहते हैं कि हम आपके रिश्तेदार हैं। क्या करना इन रिश्तेदारों को, हमने कुछ नहीं करते। देखिए कितनी गंभीर ये बातें हैं और कितना गंभीर ये मुद्दा है कि जहां पर देश की आज़ादी के लिए जिस परिवार का इतना बड़ा योगदान होता है, आज उस परिवार के रहने पर ही सवालिया निशान खड़े हो जा रहे हैं। उत्तराखंड वाले, जैसे कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वाले कहते हैं कि यूपी में जाओ, और यूपी वाले कहते हैं उत्तराखंड में जाओ, जाएं तो कहाँ जाएं? जो 100 बीघा की ज़मीन थी वो दान दी गई है, उसके बदले इनको यहाँ ज़मीन मिली थी उत्तराखंड में, परंतु यहाँ से भी आज वो स्थिति है इनकी कि ये दर दर भटक रहे हैं। इलाज कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, और ना ही किसी की मदद होती है, ना ही किसी की तरफ से कोई योगदान होता है। बस अगर होता है तो भाषणबाजी होती है, बयानबाजी होती है कि हम इसके रिश्तेदार हैं, हम उसके रिश्तेदार हैं। क्या करना है ऐसे रिश्तेदारों का, क्या करना है ऐसी रिश्तेदारी का जो किसी व्यक्ति के बुरे वक्त में साथ न दे सके, काम ना आ सके? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि हकीकत में आपका मानना क्या है दरअसल।